दोस्तों, आज जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत के अपने चौथे क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद जो बहरम शाह जो शासन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन मसूद के बारे में पढ़ेंगे और नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो आज के हमारे क्लास का जो टारगेट है रजिया सुल्तान का, किस तरीके से 1240 ईस्वी में मौत होती है, इसको हम लोग डिटेल ढंग से समझेंगे। मजूद्दीन बहराम जो रजिया सुल्तान का भाई था, उसको 1242 ईस्वी में कैसे मारा जाता है वो समझेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, ये जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो रजिया सुल्तान का भाई था, उसका बेटा। तो अलाउद्दीन मसूद के बारे में 1242 से 1246 के बीच में जो स्टोरी है उसको जानकारी लेना है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो रजिया का, यहाँ पर ब्रदर लिखा गया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, रजिया का भाई। लेकिन ये रजिया का भाई नहीं था, ये कौन था? इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश कर रहा हूँ गलती से, ये हाँ इल्तुतमिश सही था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा नसरुद्दीन शाह, जो 1229 ईस्वी में मौत हो गया था, जिस इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन शाह का जो बेटा मर गया था 1229 ईस्वी में, उसी बेटे का बेटा था नसरुद्दीन महमूद। और इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे मरे बेटे के नाम पे ही अपने पोता का नाम क्या रखा था? नसरुद्दीन महमूद। इसलिए बहुत सारे बुक में ये बताया जाता है जो नसरुद्दीन महमूद रजिया का भाई था, इल्तुतमिश का बेटा था। लेकिन एक्चुअल कहानी क्या था नसरुद्दीन महमूद का? वे इल्तुतमिश का बड़ा बेटा, इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा है नसरुद्दीन शाह, उसका बेटा था नसरुद्दीन महमूद। तो हम लोग जो आज की क्लास में समझेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, मुजुद्दीन बहराम के बारे में, और अलाउद्दीन मसूद के बारे में, और नसरुद्दीन महमूद के बारे में। इन लोगों के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा किया है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोग ये देख रहे थे दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने की कोशिश किया था लाहौर से। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है, और उसके बाद एक साल के लिए लाहौर में आराम शाह शासक बनता है। फिर एक 1211 में इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बदायूं में गवर्नर था, वे आराम शाह को हरा के दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। अर्थात लाहौर से दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली में स्थापित कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु जब 1236 ईस्वी में हो जाती है, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में लगभग 6 महीने के लिए ये शासक बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसके समय में इसकी माँ जो है बेसिकली शासन करती है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ज्यादा कुछ शासन व्यवस्था में कोई महत्व या कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसको हम लोग को पढ़ना है। इल्तुतमिश का हम लोगों ने 3 उपलब्धि पढ़ा था। पहला उपलब्धि इक्तिदारी व्यवस्था, दूसरा करेंसी व्यवस्था, अच्छा सिक्के चलाया था, पीतल और कॉपर और सिल्वर का, सिल्वर और जिसको टांका और जीतल कहते थे। और तीसरा क्या था? सेंट्रल आर्मी रिक्रूट किया था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, सेंट्रली पेड और सेंट्रली रिक्रूटेड। ये काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ा था, जो इसे इसको लगभग में 6 महीने के बाद ही इसकी मौत हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में शासन व्यवस्था स्टार्ट करती है।
और जब इसके 3 साल हो जाते हैं, रजिया सुल्तान जब अपने शासन व्यवस्था के तीसरे साल में रहती है, अर्थात 1239 और 40 के समय रहती है, तब इसके साम्राज्य में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इसके साम्राज्य में विद्रोह स्टार्ट होता है। इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग ढंग से समझें, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टीरियस कहानी है और थोड़ा सा पॉपुलर भी कहानी है, रजिया सुल्तान को कैसे मारा गया है। हाँ, तो हम लोग इसको जो सीरियल फॉर्मेट में नहीं देखेंगे, तो सीरियल फॉर्मेट में उसका लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। तो हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है, ऐतिहासिक क्या सिग्निफिकेंस है, इतिहास से में जो सब क्वेश्चन बना है रजिया सुल्तान की स्टोरी से रिलेटेड, उतना तो हम लोग जरूर ही जानेंगे कि इसको क्यों मारा गया, इसके मारने के पीछे क्या कहानी। तो रजिया सुल्तान को हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग आज की क्लास में देखेंगे। इसका अंतिम जो 1 साल में इसका मौत कैसे होता है, इसकी मौत के पीछे कौन कौन सा कैरेक्टर है, किस किस ने रोल अदा किया, उसको थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुजहुद्दीन बेहराम, जिसकी मदद से रजिया सुल्तान को मारा जाता है। रजिया सुल्तान को मुजहुद्दीन बेहराम की मदद से ही मारा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल ढंग से आज की क्लास में करेंगे। और जब मुजहुद्दीन बेहराम को 1242 में बलबन, याद रखिएगा हम जो नाम ये ले रहे हैं, बलबन मार देता है। 1242 ईस्वी में बलबन मार देता है, और बलबन मारने के बाद अलाउद्दीन मसूद को राजा बनाता है, नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाता है, और गयासुद्दीन बलबन फिर खुद राजा 1266 ईस्वी में बनता है। तो बलबन जो है हिस्टोरिकल फिगर, महत्वपूर्ण फिगर 1242 ईस्वी में ही हो जाता है। बलबन जो है किंग मेकर कब हो जाता है, आपको 1242 ईस्वी में ही बलबन किंग मेकर बन जाता है। लेकिन हम लोग इतिहास में जब किंग मेकर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग सैयद ब्रदर किंग मेकर को जानते हैं, जो मुगल काल में 1719 ईस्वी में किंग मेकर बना था। लेकिन रियल किंग मेकर आप देखिए तो बलबन है, जो राजा को मारता है 1242 में। और 1242 के बाद देखिए कि कम से कम 1266 तक राजा को कंट्रोल करके शासन करता है, और 1266 से लेकर 1286 तक डायरेक्टली शासन करता है। तो 1242 से आप देख सकते हैं 1266 तक इनडायरेक्ट शासन, और 1266 से लेके 1286 तक डायरेक्ट शासन। तो बलबन जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट पॉइंट हो जाएगा, वो कब हो जाएगा, मुजद्दीन बहराम के समय का जो मौत होगा, उसके पीछे बलबन का ही कहाँ हाथ होगा, बलबन का ही संयंत्र। तो ये वाला पॉइंट भी हमको समझना है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद को जो है बलबन जेल में डाल देगा, और जेल में डाल के मारता है। 4 साल के बाद, 4 साल तक इसको कंट्रोल करता है। फिर जब लगता है जो अब एक नए राजा को, एक नए गुलाम को हमको शासन में के लिए लाना चाहिए, तो नसरुद्दीन महमूद को लाता है बलबन। और उसका भी कहानी हम लोग एकदम डिटेल ढंग से देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड हम देखिए लगभग में 20 साल है। ये 20 साल नसरुद्दीन महमूद को गयासुद्दीन बलबन अपने गुलाम की तरह यूज करता है। और जब अब लगता है जो अब हम फुल पावर में आ सकते हैं, हम फ्रंट से शासन कर सकते हैं, तो नसरुद्दीन महमूद को 1266 ईस्वी में जहर दे के मार देता है। इसको जहर दे के मारता है, इसको जेल में डाल देता है, इसको बहुत लोगों के विद्रोह का लीडर बन के बलबन मारता है, और 1266 ईस्वी में ये बलबन खुद फिर शासक बन जाता है। तो ये यहाँ पर जो बलबन की कहानी है, ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर एक और जो कैरेक्टर हमको समझना है पूरे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत को जो एक्सटर्नली जो सबसे बड़ा दुश्मन, दिल्ली सल्तनत का जो बाहरी सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको भी हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। वो बाहरी दुश्मन का है मंगोल। मंगोल, बिना मंगोल के बारे में जाने हुए हम दिल्ली सल्तनत के राजाओं को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग रजिया सुल्तान को भी अच्छा सा डील करेंगे, डिटेल ढंग से रजिया सुल्तान को भी डील करेंगे, सारे राजाओं को डील करेंगे। लेकिन हम इस सारे राजाओं को एक बार मंगोल के दृष्टि से भी देखते हैं, जो मंगोल का कहानी कैसी है। एक तो हमको आपको बलबन के नजरिए से दिल्ली सल्तनत को दिखा दिया, जो बलबन आया है 1242 में पिक्चर में, और उसके बाद किस तरीके से वो किंग मेकर बना, और फिर किस तरीके से खुद किंग बना। और मंगोल के नजरिए से देखिए, तो मंगोल के नजरिए से हमारा दिल्ली सल्तनत
कि स्टोरी में मंगोल का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो हम लोग को मालूम है जो 1224 ईस्वी में 1224 ईस्वी में सबसे पहली बार इल्तुतमिश के समय में मंगोल भारत पर अटैक करता है। मंगोल भारत पर अटैक करता है, दिल्ली सल्तनत पर अटैक करता है। जिस समय इल्तुतमिश जो है मंगोल से के अटैक से भारत को बचा लेता है, क्योंकि ये मंगल बानी को आश्रय नहीं देता है और बोलता है जो आप यहाँ पर नहीं आइए, दिल्ली का क्लाइमेट अच्छा नहीं है। तो मंगोल जो मंगल बानी की खोज करते हुए भारत पर अटैक करना चाह रहा था, वो मंगोल भारत पर अटैक नहीं करता। उसी तरीके से रजिया सुल्तान के समय भी मंगोल एक सिचुएशन ऐसा बनता है जो मंगोल जो ख्वारजिम शाह का पीछा करते करते दिल्ली सल्तनत अर्थात लाहौर के बाउंड्री पर पहुंच गया था मंगोल। जिस तरीके से इल्तुतमिश के समय पे मंगोल आ गया था लाहौर के बाउंड्री पर ख्वारजिम शाह को खोजते खोजते, उसी तरीके से रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में भी जो आपको 1239 प्रिसाइडली देखिए तो 1239 ईस्वी में फिर से मंगोल जो है ख्वारजिम शाह को ढूंढते ढूंढते लाहौर पर आ जाता है। और रजिया सुल्तान भी अपने पिता के ही पॉलिसी को अपनाते हुए इस ख्वारजिम शाह को बताता है जो आप दिल्ली मत आइए, आपको अगर कुछ पैसे की दिक्कत है आप हमसे ले लीजिए, लेकिन दिल्ली मत आइए। तो दिल्ली और लाहौर में आप एंट्री मत कीजिए। तो ये पॉलिटिकली अपना डिप्लोमेटिकली काम करती है और मंगोल के अटैक से भारत को बचा लेती है। तो रजिया सुल्तान भी ये काम करती है। लेकिन मंगोल का अटैक जब मुजुद्दीन बहराम के समय होता है, तो मुजुद्दीन बहराम जो है मंगोल से जो अर्थात ये जो ख्वारजिम शाह जो फिर आया आश्रय मांगने के लिए, और मुजुद्दीन बहराम का जो एजेंट था लाहौर में मुल्तान में, वे इसको सपोर्ट कर देता ख्वारजिम शाह को, जिसके कारण मंगोल अटैक होगा इंडिया में। तो इंडिया में जो मंगोल अर्थात लाहौर में जो मंगोल अटैक होगा, मंगोल अटैक के कारण ही बहराम मारा जाएगा। जो बहराम है मारा जाता है, उसके पीछे का स्टोरी में ये कहानी है। जो मंगोल अटैक के कारण जो रिपरकशन होता है, उसका जो कंसिक्वेंसेज होता है, तो इसके कारण ही बहराम मारा जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मंगोल अटैक जो है दिल्ली सल्तनत का कॉमन फीचर्स हो जाएगा। जैसे मुजुद्दीन बहराम जो मारा गया है मंगोल अटैक के कारण मारा गया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद को जो हटाया जाता है 1246 में, उसके पीछे भी मंगोल अटैक का ही एक एंगल रहता है, एक फैक्टर रहता है। नसरुद्दीन महमूद को जो 1266 ईस्वी में जहर दिया जाता है, तो उसके पीछे भी मंगोल अटैक रहता है। तो हम लोग को दिल्ली सल्तनत को जो बाहरी दुश्मन है मंगोल, उसके एंगल से भी दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। बाकी जो अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत के किंग है, सुल्तान है, उसको तो इंडिपेंडेंटली अलग अलग पढ़ना है ही, मंगोल के एंगल से भी हमको पढ़ना, ताकि हमको ये समझ में आए तो मंगोल का अटैक कब कब भारत में हुआ है। तो ये दो पॉइंट आपको समझना है। दिल्ली सल्तनत में इंडिविजुअल सुल्तान को पढ़ना है, मंगोल के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत को हम बलबन के नजरिए से भी देखेंगे, जो बलबन दिल्ली सल्तनत में किंग मेकर कब बन जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले रजिया सुल्तान का जो पिछला क्लास था, जिसमें हम बताए थे जो 1236 ईस्वी में रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को रजिया सुल्तान मार देती है। अपनी माँ शाह तुर्कान को 1236 ईस्वी में मार देती है और दिल्ली के आम लोगों को बोलती है, आप मुझे शासन व्यवस्था सौंपिए। अगर हम आपकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, अगर हम आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, तो आप हमें किसी भी समय गद्दी से हटा सकते हैं। आप हमें किसी भी समय गद्दी से हटा सकते हैं, आप हमारा सर कलम कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। रजिया सुल्तान क्या बोलती है दिल्ली के आम लोगों को, अगर आपको हम जो बोलते हैं, हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो हम दिल्ली में शांति व्यवस्था और विकास करेंगे, अगर ये नहीं करें, अगर आपकी इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ति ना करे, तो आप हमारा सर कलम कर दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस था रजिया सुल्तान को। तो दिल्ली की जनता इसको मदद करती है और दिल्ली की जनता की मदद से ये सुल्तान बनती है, न कि अपनी माँ, अपने पिता और अपने भाई की मदद से। ये पॉइंट भी हिस्ट्री में याद रखने वाला है। आम लोगों के मदद से रजिया सुल्तान सुल्तान बनती है। लेकिन 1239 ईस्वी में क्या होता है, इसके जो नॉवेल्स होते हैं,
इसके जो नोबल्स होते हैं, इसके जो अधिकारी होते हैं, ये लोग षड्यंत्र करते हैं और रजिया सुल्तान को मारने का कोशिश किया जाता है। तो इसी को स्टोरी को आज हम लोग डिटेल ढंग से समझते हैं। तो कुछ कुछ नाम लेंगे, कुछ कुछ आदमी का नाम जो आपको मालूम होना चाहिए इस कहानी का में कौन कौन है। जैसे कोई भी कहानी में एक हीरो होता है, कोई साइड हीरो होता है, कोई विलेन है, तो वे सब को कहानी को समझने के लिए हमको हमारे हीरो सब का नाम मालूम होना चाहिए। तो देखिए, एक नाम आपको कहानी समझने के लिए है एत्तिगिन। एत्तिगिन नाम है, एत्तेगिन, ये भी नाम एक याद रखिएगा। दूसरा नाम सबसे फेमस जो नाम है इतिहास में, जो आपको सीरियल में भी नाम दिखेगा, क्वेश्चन पेपर में भी नाम दिखेगा, वो दिखेगा मालिक इल्तुनिया। मालिक इल्तुनिया ये नाम आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगा, मालिक इल्तुनिया का नाम दिखेगा। इतगिन का नाम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मालिक इल्तुनिया का नाम आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये है मलिक इल्तुनिया। एक और जो आपको नाम मालूम होना चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए, वो है याकूत का नाम। कौन सा नाम है? याकूत। याकूत का नाम। तो ये तीनों का क्या कैरेक्टर है, ये हम आपको पहले बताते हैं। याकूत कौन है, मलिक इल्तुनिया कौन है, और इतिगिन कौन है। जो इसमें जो रजिया सुल्तान को मारने के पीछे जिसका हाथ है, उसका नाम क्या है? मालिक इल्तुनिया। तो देखिए, इतिगिन कौन था? गवर्नर ऑफ बदायूं। गवर्नर ऑफ बदायूं, बदायूं कहां पर है? यूपी में है। इस और इल्तुतमिश भी सबसे पहले बदायूं का ही गवर्नर था। इल्तुतमिश अपने बेटा रुकनुद्दीन फिरोज को बदायूं में ही गवर्नर के रूप में भेजा था, हम लोग को मालूम है। तो वहीं का गवर्नर था इतगिन। और इतगिन जो था, रजिया सुल्तान के बहुत ही करीबी आदमी था। रजिया सुल्तान को चूंकि दिल्ली के लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, तो नोबल्स जो थे, अधिकारी जो थे, उसको मालूम था जो हम दिल्ली में रह के रजिया सुल्तान के विरोध में विद्रोह नहीं कर सकते। दिल्ली में रजिया सुल्तान के खिलाफ हम कुछ विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में रजिया सुल्तान को आम लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। तो विद्रोह दिल्ली में नहीं किया जा सकता है। और एक चीज और इसको मालूम था, जो रजिया सुल्तान बहुत ही सतर्क सुल्तान है। इसको कोई अपना आदमी ही धोखा दे सकता है, दूसरा आदमी इसको धोखा नहीं दे सकता। तो ऐसा आदमी इसके पास रखा जाए जो इसके एकदम नजदीकी हो, जिस पर रजिया सुल्तान को पूरा विश्वास हो, जो ये आदमी तो हमको धोखा नहीं देगा। तो ऐसा किस आदमी को ढूंढा जाए जिस पर रजिया सुल्तान को पूरा विश्वास हो, तो ये आदमी तो हमको कम से कम धोखा नहीं देगा। तो सारा जो गुलाम सब था, चहलगानी जो था, 40 आदमी सब जो था, ये एतिगिन को ढूंढा। एतिगिन जो गवर्नर ऑफ बदायूं था और रजिया सुल्तान के सबसे करीबी था, सबसे विश्वास पात्र था, उस एतिगिन को ढूंढा सारा गुलाम सब मिलकर। तो एतिगिन का कहानी आपको मालूम चल गया, एतिगिन का क्या कैरेक्टर। अब है मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया क्या है? ये भटिंडा का सुप्रिंटेंडेंट है। ये भटिंडा एक जगह है आपको राजस्थान में, वहां का सुप्रिंटेंडेंट है। और ये इतगिन और इसके जो गुलाम सब हैं, ये लोग ये प्लान करता है, जो हम रजिया सुल्तान को ये बताएंगे, जो मलिक इल्तुनिया है, जो भटिंडा का सुप्रिंटेंडेंट है, ये विद्रोह कर दिया है साम्राज्य में, इसलिए आप भटिंडा जाइए, इल्तुनिया को मार के वहां पर जो शांति व्यवस्था लागू कीजिए। इससे पहले क्या हुआ था, लाहौर में लाहौर में कबीर खान भी रिवोल्ट किया था। लाहौर में कबीर खान रिवोल्ट किया था। इसको गए ये रजिया सुल्तान अकेले गई, कबीर खान को 1240 ईस्वी में मार देती है और रिवोल्ट को शांत करती है। लेकिन कबीर खान जो रिवोल्ट करता है, ये अकेले रिवोल्ट करता है। ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा के रिवोल्ट नहीं करता, बहुत लोगों को सपोर्ट में लेके ये रिवोल्ट नहीं कर रहा, अकेले ये मारा जाता है कबीर खान। इसलिए यहाँ पर जब इल्तुनिया रिवोल्ट करता है, तो बेसिकली इल्तुनिया रिवोल्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर बहुत सारे जो गुलाम थे वे रिवोल्ट कर रहा था। इल्तुनिया जस्ट एक बड़े से संयंत्र में एक छोटा सा कैरेक्टर था, इसके पीछे सपोर्ट था इतगिन का। और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जिसको एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
आप लोग को स्टोरी समझ में आना चाहिए। जो इल्तुनिया अकेला रिवॉल्ट नहीं किया, अगर अकेला रिवॉल्ट करता तो भटिंडा में जाके रजिया सुल्तान उसको मार के आ जाती आराम से, लेकिन इल्तुनिया जो है अकेला रिवॉल्ट नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो भटिंडा ये जाती है, भटिंडा जब जाती है यहाँ से, इससे मलिक इल्तुनिया को हराने के लिए उस समय अब क्या हो रहा है ये देखिए। इतगिन जो इसका बहुत ही ज्यादा सपोर्टर था, और ये इतगिन और मलिक इल्तुनिया दोनों दोस्त था, ये दोनों दोस्त है, ये लोग फैसला करता है जो रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर लाया जाए। और दिल्ली से बाहर, क्योंकि दिल्ली में रह के तो विद्रोह नहीं किया जा सकता, दिल्ली में आम आदमी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसका अपना ऑफिसर सब है रजिया सुल्तान, तो दिल्ली में नहीं। तो इतगिन के कहने से मलिक इल्तुनिया विद्रोह करता है, जिसको कम करने के लिए, जिसको सप्रेस करने के लिए रजिया सुल्तान जाती है भटिंडा। भटिंडा में जब ये जाती है तो वहां पर जो सिपाही सब है, भटिंडा में जो सिपाही सब है रजिया सुल्तान को, उसका साथ छोड़ देती है, और रजिया सुल्तान को मलिक उल्तुनिया भटिंडा में कैप्चर करके रख लेता है। भटिंडा में कैप्चर करके मलिक मलिक इल्तुनिया रजिया को कैप्चर करके रख लेता है, समझे, किडनैप करके रख लेता है। कहां पर किडनैप करके रखा है? वहां के किला में, वहां के किला में किडनैप करके रख लेता है। रजिया कंटिन्यूड कैप्टिविटी एट द भटिंडा फोर्ट अंडर इल्तुनिया। कहां पर रखता है? भटिंडा फोर्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो रजिया सुल्तान को इल्तुनिया कैप्चर करके किस फोर्ट में रखा गया है? तो आपको अभी याद रखना चाहिए, रजिया सुल्तान को कैप्चर करके कहाँ रखा गया था? भटिंडा में रखा गया था। देखिए, now, now away from Delhi, citizen could put up little effective resistance। क्योंकि रजिया दिल्ली से दूर थी, तो दिल्ली के लोग जो है रजिया के हेल्प के लिए नहीं आ सकते थे। तो ये भटिंडा के, भटिंडा में इसका जो आम सिपाही सब जो था, वे इतगिन के कहने के कारण विद्रोह कर दिया, छोड़ के आ गया, क्योंकि इतगिन जो था इसका सपोर्टर था, आर्मी का लीडर था। तो इतगिन के कहने पर इसका जो रजिया सुल्तान का सेना सब था वो छोड़ के आ जाता है, और रजिया सुल्तान को मलिक इल्तुनिया कैप्चर करके रख लेता है। और ये बताया जाता है जो मलिक इल्तुन जो रजिया सुल्तान का मौत हो गया है। और यहाँ पर ये झूठ, रजिया सुल्तान का मौत नहीं होता है, रजिया सुल्तान को केवल कैप्चर करके यहाँ पर भटिंडा फोर्ट। और उसके बाद ये कहानी जब हो गया, तो इतगिन जो है, इतगिन क्या करता है? इतगिन जो दिल्ली में रह रहा है, ये रजिया सुल्तान के भाई को सिंहासन पर बिठा देता है। इतगिन रजिया सुल्तान के भाई को सिंहासन पर बिठाता है, और इतगिन अपने आप को इतना पावरफुल समझता है, तो अब तो हम ही हैं इस दुनिया में, मेरे अलावा कोई दूसरा शक्तिशाली आदमी अब बचा नहीं, क्योंकि राजा को हम बनाए हैं, राजा तो मेरे अनुसार बना है, और हम जो चाहेंगे वे करेंगे। उस दिल्ली सल्तनत का एक परंपरा था, जो केवल राजा के घर के आगे में हाथी रखा रहता, राजा के घर के आगे में हाथी रखा रहता था। हाथी अगर आपके घर के आगे में है तो ये माना जाता है आप राजा है, बहुत पावरफुल। इतगिन अपने घर के आगे में हाथी रख दिया, और इतगिन एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया था दिल्ली सल्तनत में, नैब ए ममलिकात। ये सब नाम है, जस्ट स्टोरी को समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम पर्पज के लिए इतना नहीं है, लेकिन ताकि आप स्टोरी अच्छी तरीके से समझ सके, कभी भूले ना, तो इसलिए कुछ कुछ शब्द सब हम आपको यहाँ पर स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए बता रहे हैं। नेब ए मामलिकात नाम का एक पोस्ट बनाया, डिप्टी ऑफ किंगडम। इस ये जो था दिल्ली सल्तनत में राजा के बाद, किंग सुल्तान के बाद दूसरा पोजीशन था, और इसके पास सारा पावर था जो दिल्ली सुल्तान कर सकता था। तो इतगिन वही वही पोस्ट लेके काम करना शुरू कर दिया था। जो राजा की बहन थी उससे शादी कर लिया, इतगिन राजा की बहन से शादी कर लिया, ताकि कहने के लिए जो हम बहुत पावरफुल पोजीशन में है, और हाथी अपने घर के आगे में बांधने लगा इतगिन। इस सबसे जो राजा था मुजुद्दीन बहराम, इसको अब गुस्सा उठा, ये इतगिन है, माना ये हमको सपोर्ट करके राजा बनाया है, लेकिन ये अभी इतगिन इतना कैसे पावरफुल बन गया है, जो हम सबको बोला जो हम ही हैं कि और कोई नहीं दुनिया में। तो मुजुद्दीन बहराम क्या करता है, एक जगह बार एक रिलीजियस डिस्कोर्स, धार्मिक धार्मिक जो सत्संग होता है उस वैसा बुलाता है, और वहां पर जब ये इतगिन आता है तो इतगिन को मार दिया जाता है मुजुद्दीन बहराम के कहने।
इतगिन को मार दिया जाता है मुहिजुद्दीन बहराम के कहने पर। रिलीजियस डिस्कोर्स ऑर्गेनाइज करता है जहां पर इतगिन को मार दिया जाता है। अब जब इतगिन को मार दिया जाता है, तब अब ये जो मलिक इल्तुनिया था, मलिक इल्तुनिया जो भटिंडा में रजिया सुल्तान को कैप्चर करके रख रहा है। अब ये इसको लगता है अब हम क्या करें, क्योंकि यतगिन का दोस्त था मलिक इल्तुनिया, और अब यतगिन को मारा गया है। अब ये मुहिजुद्दीन बहराम जो है सोच रहा है, जो हमको दिल्ली का जो पावर के लिए, जिसके लिए हम रजिया सुल्तान को कैप्चर करके रखे हुए थे, जिस सपोर्ट सिस्टम के लिए रखे हुए थे, अब हमको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये मलिक इल्तुनिया क्या चाहता है, और भी जो बाकी मलिक इल्तुनिया और बाकी जो रिवर्स स्लेव ऑफिसर्स है, ये लोग प्लान क्या करता है, तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, मलिक इल्तुनिया के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, जो मुजुद्दीन बहराम जो है इसको मार दिया जाए, इसको मार दिया जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है, जो रजिया सुल्तान से शादी कर लिया जाए, रजिया सुल्तान जो भी जिंदा है, इससे शादी करके हम राजा बन जाए और दिल्ली के सिंहासन पर आ जाए। दो ऑप्शन था, या तो रजिया सुल्तान को इसी जो जेल है किडनैप किया हुआ है यहीं पे मार देते हैं, और अकेले जाते हैं कहां पर, मुजुद्दीन बहराम को मार के राजा बन जाए अकेले। अकेले मतलब बिना किसी भी इल्तुतमिश के फैमिली सपोर्ट से, अकेले मतलब बिना इल्तुतमिश के फैमिली सपोर्ट से। अगर ये रजिया को लेके जाता है मलिक इल्तुनिया उससे शादी करके, तो दिल्ली के लोगों को ये तो कहने के लिए होगा, जो इल्तुतमिश के फैमिली का आदमी अर्थात रजिया जो बेटी है, हमको उसका सपोर्ट है, तो हम इजिली शासन व्यवस्था कर पाएंगे। अगर मान लीजिए रजिया को ये यहाँ पे कैद में मार देता, और मलिक इल्तुनिया और बाकी स्लेव सब मिलके मस्जिद बहराम को मार देता, तो ये इल्तुनिया शासन ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि दिल्ली का जो आम आदमी है वो विद्रोह कर सकता था, दिल्ली का आम आदमी जो है विद्रोह कर सकता था। तो आम आदमी के विद्रोह से बचने के लिए मलिक इल्तुनिया क्या किया, मलिक इल्तुनिया क्या किया, जो रजिया सुल्तान इसके कैद में थी, रजिया सुल्तान जो इसके कैद में थी, इससे शादी कर लेता है, दिखाने के लिए जो हम रजिया सुल्तान से शादी कर लिए। रजिया सुल्तान से शादी करके इल्तुनिया जाता है किससे लड़ने के लिए, मुहिजुद्दीन बहराम से। लेकिन मुहिजुद्दीन बहराम जो है अब इतना ताकतवर हो चुका है, ये क्या करता है, मलिक इल्तुनिया और रजिया सुल्तान को हरा देता है, और मलिक इल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार दिया जाता है। तो ये आपको स्टोरी यहाँ पर हम ये बताएं, जो मलिक इल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में जो शादी हुआ, मलिक इल्तुनिया क्यों रजिया सुल्तान को कैप्चर किया, मलिक इल्तुनिया जो और इतगिन का क्या स्टोरी में है कनेक्शन है, मुहिजुद्दीन बहराम को किस तरीके से पावर मिला, तो रजिया सुल्तान के पीछे जो कहानी है, ये आपको हिस्टोरिकल फैक्ट से पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं था जो मलिक इल्तुनिया उसका प्रेमी था, जो आप लोग सीरियल सब में देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मलिक इल्तुनिया का अपना कौन बेनिफिट दिख रहा था, मलिक उल्तुनिया को ये बेनिफिट दिख रहा था रजिया सुल्तान से शादी करने में, जो हमको इल्तुतमिश के दामाद का पद भी मिल जाएगा, तो हम आसानी से शासन व्यवस्था कर पाएंगे। और रजिया सुल्तान शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गई, जो वे तो किडनैप किए हुई थी रजिया सुल्तान भटिंडा फोर्ट में। उसको लगा जो चलो इसी बहाने हम कम से कम इस किडनैपिंग की अवस्था से निकल पाएंगे, और दिल्ली में जाके हम फिर से शासन व्यवस्था करेंगे, और शायद कोई बुद्धि लगा कि इस मलिक उल्तनिया से भी हम अपना पीछा छुड़ा लेंगे। तो रजिया सुल्तान का था जो हम किसी तरीके से इस किडनैपिंग पोजीशन से निकले। रजिया सुल्तान का अपना ये बेनिफिट दिख रहा था, जो हम जो किडनैपिंग के पोजीशन में उससे निकले। मलिक इल्तुनिया को बेनिफिट दिख रहा था, जो हम रजिया सुल्तान से शादी कर लेंगे तो हम दामाद बन जाएंगे, और दामाद के नाम पर हम शासन करेंगे। तो मलिक उल्तुनिया को अपना बेनिफिट दिख रहा था, रजिया सुल्तान को अपना बेनिफिट दिख रहा था, लेकिन मुहिजुद्दीन बहराम जो है मलिक उल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को मार देता। तो इतगिन का क्या कहानी है ये आपको समझ में आ गया, मलिक इल्तुनिया का क्या कहानी है, और रजिया सुल्तान जो मारी जाती है उसका भी कहानी, और मुहिजुद्दीन बहराम का कहानी सब। ये अब यहाँ पर याकूत के बारे में बताते हैं। याकूत भी नाम का एक आदमी था, जो नॉन तुर्की था,
नॉन तुर्की। हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग जो दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी में जो था वो तुर्की वंश का था। तुर्क तुर्क तुर्की जगह से बिलोंग करता था। और जितने भी स्लेव थे वो मैक्सिमम स्लेव तुर्की ही थे। याकूत जो था वो नॉन तुर्की ट्राइब से बिलोंग करता था। याकूत नॉन तुर्की ट्राइब से बिलोंग करता था। रजिया सुल्तान तुर्की स्लेव के इंपोर्टेंस को कम करने के लिए नॉन तुर्की आदमी को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देना शुरू कर दी थी, जिससे तुर्की आदमी, तुर्की स्लेव, तुर्की ऑफिसर सब जो है खपा हो गया था, गुस्सा गिर गया था। तुर्की स्लेव आपस में एक दूसरे को कभी नहीं मारता था। तुर्की स्लेव आपस में झगड़ा करता था और पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन तुर्की स्लेव आपस में एक दूसरे को नहीं मारता था। इतना एक तुर्की स्लेव का रेस्पेक्ट था। लेकिन जब तुर्की स्लेव ये देखा, जो रजिया सुल्तान याकूत नाम के एक आदमी को, जो सुल्तान का ऑफिशियल स्टेबल है जहां पर घोड़े सबको रखा जाता है, उसका प्रबंधक याकूत को बना दिया था। जो याकूत कौन था? रजिया सुल्तान के जो घुड़सवार है उसका मेन ऑफिसर बना था याकूत। और ये नॉन तुर्की होने के कारण रजिया सुल्तान जब इसको स्थापित किया था तो लोग इसके विरोध में आ गए थे। तो याकूत का क्या कहानी है ये भी आपको बता दिए। इस पर भी आप सीरियल देखिएगा तो याकूत का कहानी दिखाया जाता है, जो रजिया सुल्तान को इससे प्रेम था। एक सुल्तान को, एक को प्रेम से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है, लव एंगल से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। उसका जो एंगल होता है अपॉइंटमेंट का, वो डिफरेंट फैक्टर होता है। लेकिन टीवी सीरियल सब में कुछ भी दिखा दिया जाता है आम आदमी को दिखाने के लिए। तो हमको टीवी सीरियल के एंगल से नहीं देखना है। याकूत को क्यों अपॉइंट किया गया, हिस्टोरिकल फैक्टर से ये है, जो याकूत नॉन तुर्की था और रजिया सुल्तान तुर्की स्लेव सबकी इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए याकूत को अपॉइंट किया था। और याकूत रजिया सुल्तान की एक विश्वस्त आदमी था। रजिया सुल्तान कहीं भी जाती थी तो याकूत को, क्योंकि नॉन तुर्की था, रजिया सुल्तान को लगता था तुर्की तो हमको धोखा दे सकता है कभी नहीं। जैसे रजिया सुल्तान को इतगिन भी धोखा दिया, मलिक इल्तुनिया भी धोखा दिया, ये सब तुर्की था। इसको रजिया सुल्तान ही पोजीशन दी थी और रजिया सुल्तान ही तुर्की मान के इसको बड़े बड़े पोजीशन, गवर्नर का पोजीशन दी। लेकिन ये लोग रजिया सुल्तान को धोखा दिया। और याकूत जो था अंतिम समय तक रजिया सुल्तान को साथ दिया, क्योंकि नॉन तुर्की था। लेकिन याकूत को मार दिया जाता है जब रजिया सुल्तान भटिंडा जाती है। तो याकूत इतगिन इल्तुनिया का कहानी आपको समझ में आ गया, और रजिया सुल्तान का भी कहानी आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आते हैं हमारी कहानी का नया हीरो जो है मुजुद्दीन बहराम। लेकिन नया हीरो मुजुद्दीन बहराम की कहानी पर आगे आने से पहले हम लोग रजिया सुल्तान की कहानी को इंड कर दे। रजिया सुल्तान का किस तरीके से रजिया सुल्तान को सिंहासन मिला। तो अभी हम लोग पिछले 2 क्लास में ये समझ गए जो रजिया सुल्तान को किस तरीके से सिंहासन मिला। उसके बाद रजिया सुल्तान को ने अपने भाई को किस तरीके से मारा, रजिया सुल्तान ने अपनी माँ को किस तरीके से मारा, रजिया सुल्तान का खुद मौत कैसे हुआ, अपने ही भाई के द्वारा। रजिया सुल्तान का मौत भी अपने भाई के ही द्वारा हुआ। रजिया सुल्तान को इतगिन या इल्तुनिया नहीं मारा है। हाँ, तो रजिया सुल्तान जब अपने भाई के द्वारा हरा दिया जाता है तो लुटेरा, एक हिंदू लुटेरा का माना जाता है जो अटैक कर दिया। लेकिन जो सिचुएशन आता है रजिया सुल्तान के मरने का, उसके पीछे भी उसका भाई का है। अब हम लोग ये जान लें जो रजिया सुल्तान का अचीवमेंट क्या है। जिस तरीके से इल्तुतमिश का 3 अचीवमेंट हम लोग को याद रखना है, उसी तरीके से रजिया सुल्तान का भी अचीवमेंट होगा, क्योंकि रजिया सुल्तान भी अचीवमेंट है तो हमको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट से। तो पहला एग्जाम पॉइंट व्यू से रजिया सुल्तान का अचीवमेंट ये आता है, जो लाहौर में 1540 ईस्वी में उसने कबीर खान को अकेले अपने दम पे मारा था और लाहौर में शांति व्यवस्था की थी। और दूसरा अचीवमेंट मंगोल के कॉन्टेक्स्ट में है। हमको हमेशा दिल्ली सल्तनत में कोई भी राजा के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये मंगोल के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है कि इस राजा ने मंगोल के साथ कैसे डील किया, और यह मंगोल का क्या इम्पैक्ट हुआ दिल्ली सल्तनत में इस राजा के कॉन्टेक्स्ट में, इस सुल्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये देखिए देखिए रजिया सुल्तान का अचीवमेंट में 1238 ईस्वी में, 1238 ईस्वी में मंगोल का जो था ख्वारजिन गवर्नर गजनी मलिक, ख्वारजिन गवर्नर ऑफ गजनी मलिक हसन क्वारली, ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है।
ये Quarlig, Quarlig was disposed of his territory by Mongols, and he turned to the western province of the Sultanate of Delhi. He sent his son to Delhi probably to negotiate some sort of military alliance. जो ये मलिक हसन क्वारली जो था 1238 में अपने बेटा को दिल्ली भेजती है ताकि रजिया के साथ मिलिट्री अलायंस किया जा सके, ताकि मंगोल के साथ लड़ा जा सके। रजिया दिल्ली सल्तनत और ये गजनी का के राजा मिलकर मंगोल के साथ लड़ सके। लेकिन रजिया जो है अपने पिता के अनुसार के पॉलिसी पर ही रजिया कहती है जो नहीं, हम मंगोल के साथ नहीं लड़ेंगे, हम आपको कुछ पैसे की दिक्कत है तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन हम आपके साथ मिलिट्री अलायंस करके नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ मिलिट्री अलायंस करके नहीं लड़ेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो अननेसेसरी फाइट नहीं की। जीवन में अननेसेसरी फाइट नहीं करना, जीवन में अपने औकात से बाहर बड़े आदमी से नहीं लड़ लेना, जो दूसरा तो मरेगा ही, हम भी मर जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है रजिया का। रजिया रिसीव्ड हिम विथ कॉर्टेसी, रजिया उसके जो बेटा था उसको इज्जत पूर्वक अपने दरबार में बुलाई रखी, लेकिन द ही सी असाइंड द रेवेन्यूज फ्रॉम बैरन फॉर हिज एक्सपेंस, वे कही जो कुछ पैसा दे देंगे तुमको, लेकिन डिक्लाइंड टू फॉर कोलिएशन अगेंस्ट द मंगोल, तो मंगोल के साथ कोलिशन बनाना के लिए ये तैयार नहीं हुई थी। तो ये जो मंगोल के साथ ये पार्टिसिपेट नहीं की, ये इसका साउंड पॉलिटिकल डिसीजन माना जाता है। जो रजिया इतनी समझदार थी, पॉलिटिकली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लॉजिकल थी, रैशनल थी, जो वो पॉलिटिकली डिसीजन ली और मंगोल इन्वेजन से दिल्ली सल्तनत को बचा। तो हम लोग ये भी समझ गए जो दिल्ली सल्तनत को मंगोल इन्वेजन से, जिसे इसके पिताजी बचाए थे, अननेसेसरी फाइट में नहीं उलझ के, ये भी बचाई। और कबीर खान को जो बदमाशी कर रहा था लाहौर में, उसको ये मार दी थी। अब देखिए कैसे मरी है, यहाँ पर जो बुक में देख लेते हैं। देखिए बहराम जो है, मुइजुद्दीन बहराम रजिया का भाई के साथ इस सबका झगड़ा होता है। प्रूव मोर देन ए मैच फॉर देयर मर्सनरी फोर्सेस, सेंट देम बैक फ्लाइंग टू भटिंडा, हरा के भटिंडा भेज देता है। भटिंडा जहां पर इल्तुनिया शासन गवर्नर के रूप में था। जब ये आ रहा था भटिंडा से, तो ऑन द वे नियर कैथल these troops deserted their troops deserted and on 13 अक्टूबर 1240 while resting near a tree, जब ये इल्तुनिया और रजिया ट्री के नीचे में आराम कर रहे थे, तो दे वे मर्डर्ड बाय हिंदू रॉबर्स, इसको कहा जाता है कि हिंदू रॉबर्स ने इसको मार दिया, रजिया सुल्तान को हिंदू रॉबर्स ने मार दिया। तो ये कहानी है। आपको रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्लास के अंत में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है रजिया सुल्तान पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इल्तुनिया का कॉन्टेक्स्ट क्या था, इतगिन का क्या कॉन्टेक्स्ट था, इसके भाई के मारने में क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले राजा पर चलते हैं। उससे पहले का क्वेश्चन देख लेते रजिया सुल्तान का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट रजिया सुल्तान इम्प्रिजेंट बाय मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, किस फोर्ट में रखा गया था रजिया सुल्तान को इम्प्रिजन करके। देखिए एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना डिटेल से पूछा। अगर आप कहानी नहीं जानिएगा तो आपको लगेगा ये अल्तुनिया कौन था, अल्तुनिया कौन था, रजिया सुल्तान का क्या रिलेशन था। तो अब आप कभी नहीं भूलिएगा किला मुबारक इन भटिंडा, क्योंकि भटिंडा का ही ये सुप्रिटेंडेंट था। अल्तुनिया किसके द्वारा बनाया गया था, रजिया सुल्तान के द्वारा ही बनाया गया था अल्तुनिया। लेकिन अल्तुनिया रजिया सुल्तान को कहाँ रखा था, किला मुबारक इन भटिंडा, समझे। उसके बाद हु हैज रिटन दैट रजिया वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर, किसने लिखा था जो रजिया जो है अपने भाई सबसे ज्यादा काबिल थी। तो मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज आप एकदम याद रखिएगा। मिनहाज सिराज बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, हिस्टोरियन है, और काजी के रूप में काम करता है, विद्वान आदमी है, ओरेटर है, बोलने वाला है। जब भी राजा सबको अपने आदमी सबको एकत्रित करके इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीच देना होता था, तो चाहे आपको रजिया सुल्तान के टाइम हो या उसके भाई बहराम के टाइम में हो, या आप ये मिनहाज सिराज जो है बलबन के टाइम तक, बलबन के आने से पहले तक
छियासठ तक, 1266 तक दिल्ली में ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एक ऑफिशियल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ भी है, और काजी के रूप में भी काम करता है, और इतिहास का किताब भी मिनहाज सिराज लिखता है, और इसका इच्छा रहता है जो भी दिल्ली में हो रहा है उस सबको हम लिखें। तो आज जो हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, इल्तुनिया, रजिया, ये सब किसके दम पर बता रहे हैं? यही मिनहाज सिराज की किताब के दम पर बता रहे हैं। तो मिनहाज सिराज अपने समय का एक विद्वान आदमी था, और ये अपनी विद्वता के कारण जो भी राजा, जो भी दो गुट होता था, तुर्की नॉन तुर्की, सबसे दोस्ती बना के रखता था, क्योंकि इसको पता था जो कब किस राजा के अंदर में, किस ग्रुप के अंदर में हमको शासन और काम करना पड़ जाए पता नहीं। तो आज भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं तो आपको भी ये नहीं जो हम एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी के लिए, आपको नहीं पता जो कल कौन सा पार्टी ऑफिस में आ जाएगा, कौन सा पार्टी शासन व्यवस्था में आ जाएगा। तो मिनहाज सिराज का कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें, मिनहाज सिराज हिस्टोरियन था, पब्लिक स्पीकर था, ऑथर था, राइटर था, तो जो सब भी होता है सब कुछ मिनहाज सिराज था। और इसने ही लिखा था जो रजिया में राजा बनने का सारा गुण है, केवल एक गुण रजिया में नहीं था, तो वे गुण क्या था? जो रजिया पुरुष नहीं है। रजिया के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था मिनहाज सिराज के अनुसार, रजिया पुरुष नहीं है। रजिया अगर पुरुष होती तो रजिया शासन कर पाती। रजिया में कमी ये था कि रजिया औरत थी। तो ये मिनहाज सिराज का कहना है। तो मिनहाज सिराज के बारे में बता दिए तो कौन था। अब हम लोग आते हैं मुइजुद्दीन बेहराम शाह, जिसका शासन व्यवस्था कब से स्टार्ट होता है? 1240 से लेके 1242। आपको बता ही दिए थे। ये अभी रजिया मरी कब है? 15 अक्टूबर 1240 में। मुइजुद्दीन बेहराम शाह शासक कब बनता है? 21 अप्रैल, अप्रैल महीने में ही शासक बन जाता है, जब रजिया भटिंडा के किला में कैप्चर करके रखी गई है अल्तुनिया के द्वारा। तो जब पता चलता है रजिया मार दिया, क्योंकि अफवाह ये फैला दिया जाता है कि रजिया मर गई है, ये अफवाह फैला दिया जाता है जो रजिया मर गई है। तो बहराम शाह जो है, आपको मुइजुद्दीन बहराम शाह राजा बन जाता है 21 अप्रैल 1240 को। और उसके बाद इतगिन, इतगिन का कहानी आपको पहले भी बताया है रजिया की कहानी में। इतगिन जो है परेशान करने लगता है बहराम शाह को, और बहराम शाह क्या करता है? इस इतगिन को मार देता है। कब? 30 जुलाई 1240 के बाद। यही इतगिन के मरने के बाद, यही इतगिन के मरने के बाद अल्तुनिया परेशान होके बहराम शाह पर अटैक करता है या लड़ने के लिए आता है दिल्ली। तो ये स्टोरी हम आपको रजिया सुल्तान की मौत कैसे हुई वहां पर क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पर फिर रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम कनेक्टेड है। यहाँ पे वही बताया गया जो मुइजुद्दीन बहराम शाह को इनिशियली कैसे इतगिन परेशान कर रहा था, और इतगिन का सिग्निफिकेंस है स्टोरी में। इतगिन के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है जीवन में, जो अचानक पावर अपने जीवन में नहीं ले आना है। अगर आप अचानक पावरफुल बन जाइएगा ना, तो अचानक पावरफुल आप बनिएगा तो अचानक ही आपका डाउनफॉल हो जाएगा। ये गलती, इतगिन जो गलती किया वही गलती बलबन नहीं किया। इतगिन ने जो गलती किया वे गलती बलबन नहीं किया। बलबन जो है अपने आप की अपनी शक्तियों को छुपा के रखा। कब से कब तक छुपा के रखा? 42 से लेके 66 तक। 42 से लेके 66, 1242 से लेके 1266 तक बलबन इनडायरेक्टली राजा सबको कंट्रोल करते रहा। कभी भी कूद कूद के नहीं बोल रहा था जो हम राजा हैं, राजा से बहुत बड़े हैं। तो ये किंग मेकर के रूप में रहा, क्योंकि बलबन इतगिन की गलती से सीखा था। तो अगर हम एक ही दिन में राजा को बोल देंगे जो हम राजा से बड़े हैं, तो राजा भी हमको मार देगा, और बाकी जो ऑफिशियल सब है वे भी हमको मार देगा। तो इतगिन की गलती से बलबन सीखा, और लेकिन इसलिए हम लोग को भी जीवन में सीखना है, जो कभी यही गलती आप वहां पर भी देखिएगा। ये गलती हम लोग बैटल ऑफ पलासी में भी देखते हैं। जो राजा जो आपको पला मुर्शिदाबाद में जो नवाब बनता है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, हाँ सिराजुद्दौला 19 साल का रहता है लड़का, और जैसे ही शासन व्यवस्था में आता है वो लड़ना शुरू कर देता है। कुछ टाइम नहीं लेता है, कुछ 5 साल शासन कर ले, पहले देख लो कैसे शासन व्यवस्था किया जाता है। एक ही दिन में आप विद्रोह कर दोगे
अर्थात 2-3 महीना आपका शासन व्यवस्था नहीं हुआ है, आप विद्रोह कर रहे हो, अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो, तो ये आपके लिए घातक हो जाएगा। आपको सपोर्टर नहीं होगा। आप अगर अपने आप को किंग मेकर बनाना चाहते हो, लंबी दौड़ का रेस बनाना चाहते हो, तो थोड़ा दिन समय लो, 5 साल देखो, अपने जो ग्रुप है उसको और बड़ा बनाओ, अपना सपोर्ट सिस्टम को बड़ा बनाओ, और फिर राजा को हटाओ। तो जैसे बलबन लगभग 20 साल के बाद अपने आप को घोषित किया। तो ये है इतगिन के स्टोरी से भी हमने कुछ सीखा। चलिए यहाँ पर समझते हैं इतगिन का। इतगिन का को हम लोग ये वाला पैराग्राफ को यहाँ पर फिर से डिटेलिंग नहीं कर रहे थे, इतगिन को कैसे मारा गया और क्यों मारा गया, लेकिन बहराम साके की स्टोरी में इतगिन की भी कहानी हमको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्या चीज समझने के लिए, बहराम शाह का कॉन्टेक्स्ट मंगोल के कॉन्टेक्स्ट में, बहराम शाह और मंगोल का क्या है। क्योंकि हम बता दिए हैं रजिया, दिल्ली सल्तनत में हर राजा को, हर सुल्तान को हम मंगोल के तराजू से तौलेंगे। जो मंगोल के साथ उसका क्या रिलेशन था, मंगोल को कैसे डील किया, या मंगोल का क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके शासन व्यवस्था पर, ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे वो राजा बना, वो तो एक अलग कहानी है, वो तो आपको मुहिजुद्दीन बहराम शाह कैसे बना राजा, ये समझ समझ में आएंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं मंगोल का रिलेशन और इस मुहिजुद्दीन बहराम शाह का रिलेशन। तो देखिए क्या होता है, 12 जुलाई 12 जुलाई 1241 ईस्वी, 12 जुलाई 1241 ईस्वी को इट वाज डिसाइड मंगोल आर्मी शुड रीच मार्च ऑन लाहौर। लाहौर में मंगोल जो है ये डिसाइड करता है जो हमको लाहौर पर अटैक करना है। अब लाहौर पर क्यों अटैक करना है, फिर वही फारजिम शाह का कोई होगा जो लाहौर की तरफ आ रहा होगा, वो मांगा होगा दिल्ली सल्तनत से सपोर्ट। अगर दिल्ली सल्तनत सपोर्ट दे देगा तब तो मंगोल अटैक करेगा। कहानी फिर वही है जैसे हिंदी फिल्म की तरह है। जो कहानी रिपीटेड ही हो रहा है, कुछ नया नहीं होगा यहाँ। लेकिन यहाँ नया क्या हो जाएगा जिसके कारण यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस बार मंगोल के अटैक के दौरान ख्वारिज़म जो इलाका है वहां का जो आदमी आएगा सपोर्ट मांगने के लिए, इस बार इसको सपोर्ट दे दिया जाता है, सपोर्ट दे दिया जाएगा, और मंगोल इस बार लाहौर में अटैक करेगा। अभी तक क्या हुआ था, इल्तुतमिश सपोर्ट नहीं दिया था, अर्थात मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया था। इल्तुतमिश भी मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया था, रजिया सुल्तान भी मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया। लेकिन ये जो मुजिद्दीन बहराम है, मुजिद्दीन बहराम, इसका जो गवर्नर है, कौन गवर्नर है, कबीर खान, जो लाहौर में गवर्नर, मुल्तान में गवर्नर था, और क्वारकस क्वारकस जो लाहौर में गवर्नर था, ये दोनों सपोर्ट कर देता है इसको। जो गलती इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान नहीं करती है, यही गलती ये मुजिद्दीन बहराम का गवर्नर करता है, कबीर खान और क्वारकस। तो ये दो सब कहानी में अब नया स्टोरी में कैरेक्टर आ रहा है जिस कैरेक्टर को आपको समझना होगा। तो एक कैरेक्टर का नाम आ रहा है कबीर खान। इसका क्या कहानी है, ये मुल्तान का गवर्नर। एक और कैरेक्टर कौन आएगा, क्वारकस, ये है आपको लाहौर का गवर्नर। और तेर बहादुर जो है ख्वारिज़म शाह जो आता है, ख्वारिज़म वाला, हर बार जब भी इसके पीछे मंगोल आता है, ये आ जाता है दिल्ली सल्तनत से सपोर्ट मांगने के लिए। इसी समय अब जो आदमी आ रहा है ख्वारिज़म एम्पायर से, उसका नाम क्या है, तेर बहादुर। तो तेर बहादुर का क्या रोल है ये आपको मत बता दिए, ये ख्वारिज़म एम्पायर का है आदमी। क्वारकस जो है लाहौर का गवर्नर है, कबीर खान जो है मुल्तान का गवर्नर। तो तेहिर बहादुर के पीछे जब मंगोल आया, तेर बहादुर के पीछे जब मंगोल आया, तो तेर बहादुर को कबीर खान सपोर्ट कर देता है। पूरा कबीर खान कहता है हाँ आपके साथ गलत हुआ, चलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद जब इसको पता चलता है, मंगोल को पता चलता है जो इस तेर बहादुर को एक कबीर खान सपोर्ट कर रहा है, तो मंगोल कहता है तो चलो इस बार ना हम जाके इससे लड़ेंगे। तो मंगोल पहली पहली बार हमारे लाहौर में आएगा। अभी तक लाहौर में नहीं आ रहा है, नहीं आया था, क्योंकि विद्वान आदमी, समझदार आदमी शासन कर रहा था, लेकिन अब आएगा। अब जैसे ही मंगोल लाहौर में आ गया है, तेर बहादुर का पीछा करते करते तेर बहादुर लाहौर घुस गया है, और इसी तेर बहादुर को पीछा करते करते मंगोल आ जाएगा। अब
लाहौर आ गया। लाहौर में कौन था लाहौर का गवर्नर? ये मलिक क्वारकस। मालिक क्वारकस। देखिए नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रियरली शायद आपसे एग्जाम में पूछे, लेकिन स्टोरी समझने के लिए ये सब तो नाम यहाँ पर सुनना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपको नाम बता रहे हैं। तो जब ये मंगोल आ गया लाहौर में, इस तेर बहादुर का पीछा करते करते, तब अब क्या हो रहा है, ये मलिक कारकौस जो है लाहौर का जो गवर्नर है, इसको पता चल जाता है जो हम मंगोल से नहीं जीत सकते, हम मंगोल से नहीं जीत सकते हैं, हमको अब यहाँ से भाग जाना हो। हाँ, यहाँ का जो आम आदमी है, लाहौर का जो आम आदमी है, वो अपना प्राण बचाए जैसे बचाना है, ये आम आदमी का टेंशन है, क्योंकि मंगोल बहुत बदमाश है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट को भी आप समझ सकते हैं। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या हुआ था, जो बर्मा वाला इलाका था, जो सिंगापुर का इलाका था, इंडोनेशिया का इलाका था, इस सब इलाके को छोड़ के ब्रिटिश भाग गया था। इस सब इलाके को छोड़ के ब्रिटिश भाग गया था, जापानी इस पर कब्जा कर लेता, और यहाँ का आम आदमी को छोड़ दिया था जापानीज के रहमो करम पर जिंदा रहने के लिए। और यही डर था महात्मा गांधी को भी, जब जापानीज इंडिया पर अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को छोड़ के भाग जाएगा, और उस समय इंडिया को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, इंडिया को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन तब भी महात्मा गांधी बोला जो ब्रिटिशर्स को, आप इंडिया से चले जाइए, हम लोग जापानी से अकेले लड़ लेंगे, कम से कम हम तो लड़ेंगे, आप तो झूठा बहाना कहोगे जो हम जापानी से लड़ रहे हैं। अगर हमारे पास शक्ति आ जाएगी, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे जापानी से लड़ने के लिए, तो कम से कम हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा जो हम जापानी से लड़े और फिर हम हारे। लेकिन हमको मालूम है, महात्मा गांधी का ये कहना था, अगर पूरा भारतीय एकजुट होके अपने हाथ में शक्ति ले लेगा और जापानी से लड़ेगा, तो जापानी के पास इतनी शक्ति नहीं जो पूरे भारत को हरा दे। इसलिए भारत ये कहा था महात्मा गांधी ब्रिटिश को, जो आप यहाँ से चले जाओ, इसलिए कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट। और यही कॉन्टेक्स्ट को आप यहाँ भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, फिर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से आप कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट कर पाइएगा। देखिए मलिक क्वारकस को लग गया जो भैया मंगोल तो बहुत बदमाश आदमी सब है, इसके पीछे जो है हम लड़ नहीं पाएंगे। ये क्या किया, अपना जो हरम है, हरम जहाँ पर उसकी हजारों सुंदर सुंदर स्त्रियां सब है, उसको लेके रात में भागना शुरू करता। उससे पहले हम बताते हैं, देखिए फाइट होता है, ये हार जाता है मलिक क्वारकस। अब ये अपने सिपाही सबको कहता है जो ठीक है, आज रात में ना हम मंगोल पर अटैक करेंगे, रात में मंगोल पर अटैक करेंगे, ये बहाना बनाता है ताकि रात के समय में अटैक क्या करेंगे, हम रात का समय रहेगा, हम आसानी से लाहौर से भाग जाएंगे। दिन में भागेंगे तो लोग हमको देख लेगा जो लाहौर का गवर्नर भाग रहा है मंगोल के अटैक के समय पर। हाँ, तो अपना इज्जत भी तो बचाना है। हाँ, ऐसा ना हो जो जब हम लाहौर के गवर्नर है लाहौर से भाग रहे हैं, कहीं लाहौर का आदमी ही ना हमको मार दे, जो कैसा कमजोर आदमी है। तो मलिक कारकस क्या कहता है, सब अपनी आर्मी सबको रात में हम अटैक करेंगे, और इसी रात में अटैक करने के बहाने पर ये क्या करता है, ये रात में भागना शुरू कर देता है। और भागता है कब, 22 दिसंबर 1241 को ये लाहौर से भागने लगता है रात में। और जब ये रात में भाग रहा है तो ये अब देखिए उस समय तो ट्रेन था नहीं, इस समय तो बैलगाड़ी पर जाता था, और ऊंट सब पर जाता था ना, लाखों स्त्री पुरुष सब, लाखों नहीं हजारों स्त्री पुरुष सब। अब लाहौर से जाएगा, इसकी कम से कम 10,000 सुंदर स्त्री होगी इसके साथ, कम से कम 5,000 स्लेव होगा इसका, सबको भागना है। तो जब ये भाग रहा था क्वारकस, इसकी बहुत सारी जो हरम में स्त्री थी छूट गई। हाँ, उसके जो नौकर सब थे, जो स्लेव सब थे, वे सब छूट गया, और आम जो था कितना ग्रेव में गिर गया, डी और रास्ता सब में मर गया। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स एंड पर्सन फ्रॉम हिज हरम वर किल्ड। जो इसके सोल्जर्स थे, इसके हरम में जो आदमी सब था सेवा सब करने के लिए, सब मर गया। अब जब सवेरा हुआ, सवेरे में पता चला लाहौर के आदमी को, तो मेरा जो गवर्नर है मलिक क्वारकस भाग गया है, और हमको मंगोल के भरोसे में छोड़ दिया, मंगोल के भरोसे में छोड़ दिया है बचने के लिए। अब यहाँ लाहौर के आदमी के पास एक ही ऑप्शन था, जो मंगोल से डट के लड़ा जाए, मंगोल से डट के लड़ा जाए। और ये लोग मंगोल से डट के लड़ता है और मंगोल को हरा देता है। देखिए ये लोग जब देख लिया जो हमको बचाने वाला तो भाग गया है, अब हमको खुद ही
हथियार उठाना है, तो ये लोग मंगोल को जितना आदमी था मंगोल के सिपाही सबको खूब मारा और वहां से मंगोल के आदमी को भगा दिया। और मंगोल का जो हेड था वो इतना परेशान हो गया, थक के मर भी गया, मर गया। देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर आता है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए एक है अकशंकर, अकाशंकर। ये क्या होता है, लाहौर में कोतवाल होता है। जब ये क्वारकस चला जाता है, लाहौर से भाग जाता है रात में अपना प्राण बचाने के चक्कर में, तो कोतवाल जो होता है ये यहाँ का आदमी सबको, लाहौर के आदमी सबको एकत्रित करता है। और एक और भी आदमी होता है दीनदयाल महमूद। ये सब आदमी सब मिलके ना, जो अब जो बचा हुआ आदमी सब, ये सब मिलके लड़ता है। और तेर बहादुर, तेर बहादुर कौन था, जिसका पीछा करते करते मंगोल आया था, पहले इस तेर बहादुर को भगाता है यहाँ से, लाहौर से, जो तुम्हारे कारण ये लाहौर में इतना उपद्रव हो रहा है, तुम यहाँ से भागो। और इसको तो भगाया ही तेर बहादुर को। और उसके बाद जो मंगोल जो था उसको भी मार के भगाया। हाँ, लगभग मंगोल का 80,000 हॉर्स घोड़ा को मार दिया, 40,000 हॉर्समैन को मार दिया। तो देखिए ना, लाहौर के और क्विट में इंडिया मूवमेंट के इंसिडेंट्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से लाहौर लाहौर से मंगोल को भगा दिया, तेर बहादुर को भगा दिया, वहां का आम आदमी सब मिलके, अब ये जो था क्वारकस, इसको जब पता चला जो मेरी अनुपस्थिति में वहां का लोग सब क्या किया है, भगा दिया है मंगोल को, अब ये फिर लौट आता है। देखिए कैसा आदमी है, लौट आता है लाहौर, हैव्स रिटर्न। और फिर यहाँ पर ये अपना लौट के आता है, शासन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक चीज और, एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, जैसे ही ठीक इतना ही काफी है। तो यहाँ पर ये आपको कॉन्टेक्स्ट में बताया, जो यहाँ पर मंगोल आया, मंगोल को हराया गया, मंगोल भाग गया, और ये क्वारकस हुआ। अब ये सब जो पूरा हो रहा था, ये जो लाहौर में कहानी हो रहा था, लाहौर में जो गवर्नर इसका भाग गया, लाहौर का आम आदमी मंगोल से लड़ा, इस सब में अब मुइजुद्दीन बहराम अब का क्या रोल है, ये भी आपको समझना होगा। जो दिल्ली का सुल्तान है, ये क्या कर रहा था इस समय। अब दिल्ली का सुल्तान जो है दो चार आदमी को भेजता है लाहौर में, जो ये देखने के लिए लाहौर में क्या क्या हुआ, ताकि अब इन फ्यूचर मंगोल अटैक न करे, और मंगोल अटैक करे तो उससे हम लोग कैसे बचा जाए, मंगोल अटैक करे तो कैसे बचा जाए, और हमारा जो गवर्नर था इसका क्या रोल हुआ मंगोल अटैक के। तो पूरा छानबीन करने के लिए ये मुइजुद्दीन बहराम एक टीम को, एक ऑफिसर को कहाँ भेजता है, लाहौर भेजता है। तो इसकी कहानी हम सुनते हैं। देखिए सुल्तान सुल्तान डिस्पेड मलिक कुतुबुद्दीन हसन गुरी एंड ख्वाजा मुजुद्दीन, कुछ कुछ नाम है, ये सब नाम से हमको मतलब नहीं है, भेजता है। सुल्तान जो है दो तीन आदमी को भेजता है, और इसी में से एक आदमी जो है सुल्तान को धोखा देता है, और यही धोखा जो है सुल्तान की मौत का कारण बनेगा। इसी धोखा में सुल्तान का मौत का कारण है, और इसलिए हम ये कहानी आपको बता रहे हैं। जो सुल्तान, क्योंकि हमको मालूम करना है जो ये जो बहराम है ये कैसे मरा है, बहराम शाह की मौत के पीछे का स्टोरी जानने के लिए हमको मंगोल इन्वेजन को समझना होगा। तो जब यहाँ पर कुछ ये ऑफिशियल देखे, ये सुल्तान क्या किया, दिल्ली से कुछ ऑफिशियल को, 50 मान लीजिए ऑफिशियल को भेजा लाहौर में पता करने के लिए, जो भैया पता किया जाए जो लाहौर में मंगोल अटैक क्यों हुआ, अब इसको आगे मंगोल अटैक को कैसे रोका जाए। इसी में एक ऑफिशियल इस सुल्तान को चिट्ठी लिख के बोलता है, यहाँ का जो आपका स्लेव है, यहाँ का जो ऑफिसर है, ये सब ना काबिल नहीं है, ये सब काबिल नहीं है, आप हमें पावर दीजिए जो हम इस ऑफिसर जो विद्रोह किया है इस सबको मार दें, एक ऑफिसर मार दे। ये सुल्तान भी ना समझ कह देता ठीक है तुम सारे ऑफिशियल सबको मार दो। और ये जो आदमी था, मान लीजिए इसका नाम ए है, यही ए आदमी क्या कहता है, इस सारे ऑफिशियल सबको भी क्या कहता है झूठ में, जो सुल्तान बोल रहा है, जो सुल्तान आप लोग के काम से खुश नहीं है और आप लोग को मारने का आदेश हमको दे रहा है। विद्रोह इस, अर्थात सुल्तान के बीच में भी झगड़ा लगा रहा है सुल्तान का, और इस लोग के बीच में भी झगड़ा लगा रहा है। ये जो बाकी ऑफिसर सब था ये सब गुस्सा आ जाता है, और ये लोग दिल्ली आता है, दिल्ली आता है। इसी ऑफिसर सबका हेड होता है कौन, बलबन। अब यहीं से कहानी आएगा बलबन का, यहीं से ये स्टोरी इसलिए आपको जानकारी लेना था, जब बलबन से कनेक्ट कर सके स्टोरी को।
तो ये लोग ऑफिसर सब आता है दिल्ली में और इस बहरम शाह को मार देता है। और इसी जो आया है बलबन, इसी का स्टोरी में हेड रहता है और बलबन का फिर अब कहानी शुरू होगा। तो हम लोग बलबन की कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए 10 मई 1242 अमीर सिंह तुर्क occupied the town and imprisoned Muhyiddin Bahram Shah. On 13th the same month he was put to death. 10 मई को बहरम शाह को इम्प्रिजन किया जाता है। 13 मई को उसी साल 1242 में मार दिया जाता है। और इस तरीके से बहरम शाह का जो शासन है 2 साल 1 महीना और 15 दिन चलता है। तो बहरम शाह का किस तरीके से मौत हुआ ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। मंगोल वाला कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुजुद्दीन बहराम शाह का किस तरीके से मौत हुआ, मुजुद्दीन बहराम शाह का रजिया का क्या कनेक्शन है, ये हम लोग समझ गए। चलिए अगला जो राजा आएगा जिसको बलबन राजा बनाएगा 1242 ईस्वी में, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग पूरा राजा से कुछ समझ सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जब भी कोई नया राजा आता है तो मेन इंपॉर्टेंट काम सब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। नया कोई राजा बनेगा तो उसका जो मेन मिनिस्टर है, जो डिफरेंट डिफरेंट इक्ता का गवर्नर है, ये सब चेंज होगा। तो बुक सब में ये सब बहुत ही डिटेल ढंग से बताया गया है। लेकिन हम लोग को ये नहीं अब जानकारी लेना है जो अब अलाउद्दीन मसूद शाह राजा बना तो बदायूं का कौन गवर्नर बना है, लाहौर का कौन गवर्नर बना, मुल्तान का कौन गवर्नर बना, या काजी कौन बना, कौन कोतवाल बना, इतना नहीं हिस्ट्री पढ़ना। हमको हिस्ट्री इतना पढ़ना है जिससे हमको कहानी समझ में आ जाए। हमको कहानी समझने के लिए जो सब कैरेक्टर्स को जानना है उस कैरेक्टर को जान ले, हम सारे कैरेक्टर का नाम नहीं जानना है, समझे ना। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैसे बलबन, बलबन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो बलबन को हम जान लिए, समझे ना। अल्तुनिया पे ज्यादा क्वेश्चन बना है तो हम अल्तुनिया को जान लें। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है उस कैरेक्टर को हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जो स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए जो है वो समझा रहे हैं, बाकी हम जो है आपको नहीं समझा रहे हैं। तो चलिए सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 से 1246 तक शासन करता है, इसको थोड़ा सा समझे। तो आपको मालूम है ये इसको शासक कौन बनाएगा, इसको शासक बनाएगा बलबन। इसको शासक कौन बनाएगा, बलबन शासक बनाएगा। इसको शासक कौन बनाएगा, बलबन बनाएगा। तो बलबन बनाता है इसको शासक, कैसे बनाता है, जैसे ही ये बहराम शाह जो है मारा जाता है, बलबन क्या करता है जितना भी इल्तुतमिश का जो भी फैमिली का आदमी सब था उस सबको जेल में डाल देता है। पहले बलबन बहरम शाह को मार के बहरम शाह को मार देता है और इल्तुतमिश के फैमिली का जो सब आदमी है सबको जेल में डाल देता है। और फिर सोचता है जो किस तरीके से शासन व्यवस्था किया जाए। तो ये लोग जो नोबल सब है ये लोग प्लानिंग करता है और तीन शहजादा जिसको ये लोग जेल में रखा था उसमें से 3 शहजादा को जेल से निकालता है। एक शहजादा का क्या नाम है, नसरुद्दीन, दूसरे का नाम है जलाउद्दीन और तीसरे का है अलाउद्दीन। 3 शहजादा में से एक का क्या नाम है नसरुद्दीन, दूसरे का नाम है जलाउद्दीन और तीसरे का नाम है अलाउद्दीन। अब इसी अलाउद्दीन जो शहजादा है, ये अलाउद्दीन किसका बेटा होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो जिसको मार के रजिया राजा बननी थी, सुल्तान बनी थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कब टाइम पीरियड था, 1236। इसी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था अलाउद्दीन मसूद। इसको राजा बनाया जाता है बलबन और तुर्की स्लेव ऑफिसर की मदद से। तुर्की स्लेव ऑफिसर की मदद से इसको राजा बना दिया जाता है। और बलबन जो है अब और भी बहुत सारा ऑफिसर सबका फिर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। चलो तुमको ये यहाँ का गवर्नर बना देते, तुमको वहां का गवर्नर बना देते हैं। मेरे लिए वो सब इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये बता दीजिए जो 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को
को सुल्तान बनाया जाता है बलबन के, और जो तुर्की स्लेव ऑफिसर है उस समय बलबन हेड है, लेकिन बलबन जो है एकदम फ्रंट पे आके नहीं कह रहा जो हम ही सबसे बड़े हैं, ये याद रखिएगा। बलबन देख रहा है, बलबन अपनी शक्ति बढ़ाएगा 1242 से लेके 1246 तक बलबन अपनी शक्ति बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद 46 में कुछ इंसिडेंट होगा, और इसका किस तरीके से मौत होता है ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद ये आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। तो देखिए 1246 ईस्वी में ऑन 1200, ये कब हो रहा है 1245 ईस्वी में, 1245 ईस्वी में क्या होता है, आपको फिर मंगोल के साथ अटैक होगा। हर राजा को हमको मंगोल के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, मंगोल के कारण ही कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर। तो मंगोल के बिना हमारी कहानी अधूरी है दिल्ली सल्तनत में, ये समझ लीजिए, मंगोल को समझना ही पड़ेगा दिल्ली सल्तनत में। अब क्या हो रहा है, इट वॉज नेचुरल दैट मनखुत मंगोल जनरल शुड मार्च टू द कैपिटल टू दिस ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपैलिटी। और मंगोल, इसमें एक कोई है मंगोल का गवर्नर जनरल है मनखुत, ये आता है आपको लाहौर के पास, और सब आदमी बोल रहा है इसको, किसको बोल रहा है, अलाउद्दीन मसूद को, जो आप लाहौर इस मंगोल से जाके नहीं भिड़िए, नहीं लड़िए। हाँ, मंगोल का जो भी कहानी है, खाजिम शाह का जो भी कहानी है, इस लोग की लड़ाई में आप नहीं जाइए। लेकिन बलबन जो है, बलबन कहता है सुल्तान को जो नहीं, हमको जाके लड़ना है। क्योंकि बलबन ये चाहता है जो अगर हम इस मंगोल को हरा देंगे तो मेरा जो शक्ति है, मेरा जो प्रतिष्ठा है, मेरा जो इज्जत है दरबार में, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी आपको अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बलबन कहता है जो नहीं, हम मंगोल से जाके लड़ना चाहिए सुल्तान को। और यही होता है, बलबन के कहने पर ये जो है लड़ने के लिए चला जाता है। और दिल्ली आर्मी मार्च अप टू द रिवर सोड्रा एंड रीच दिल्ली अगेन 30 अप्रैल 1246। और बलबन क्या क्या करता है, इस मंगोल को हरा के 1246 ईस्वी में आ जाता है। तो बलबन का इज्जत प्रतिष्ठा और बढ़ जाता है। इट ऑल्सो ब्रॉट बहुद्दीन बलबन टू द फ्रंट। सबके नजर में अब बलबन आ गया है, जो बलबन इतना शक्तिशाली था जो मंगोल को हरा के अकेले आ गया। देखे थे असगरी जो था लाहौर का गवर्नर, तो भाग गया था, और ये हरा के आ गया। और जब इसका जय जयकार हो रहा है, तब अब ये बलबन क्या कहता है, जो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो सुल्तान के एक सेवक हैं, हमको यही चाहिए जो सुल्तान बदल जाए। अब देखिए ये कैसा शक्तिशाली हो गया, सुल्तान को हम बदल देना चाहते हैं, आज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद जो था, नसरुद्दीन महमूद, उसको राजा बनाया जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है। यहाँ कितना अच्छा लिख रहा है, द कॉन्स्पिरेसी टू सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बाय नसरुद्दीन महमूद, ही मैनेज टू कैरी ऑल सीनियर तुर्किश ऑफिसर्स विथ हिम एंड आस्क्ड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। अब ये देख रहे हैं, मान लीजिए अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, और कोई नया आदमी को हम प्राइम मिनिस्टर, कोई मान लीजिए सोनिया गांधी ही है, नाम एक हम जस्ट कैरेक्टर ले रहे हैं, सोनिया गांधी ये बोले जो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम केवल ये चाहते हैं जो मोदी हट जाए, और मेरा मेरा या कोई भी मान लीजिए ये पी चिदम्बरम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पी चिदम्बरम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम यही चाहते हैं। जैसे ये मनमोहन के केस में लीजिए, सोनिया गांधी क्या बोली, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मनमोहन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो कौन इसमें सबसे बड़ा पावरफुल, न मनमोहन पावर में है, शक्ति ये हुआ, न मोदी, क्योंकि मोदी को भी कोई अगर हटा दिया, इस सब में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसका बढ़ा, सोनिया का। और मनमोहन को भी लग गया भैया अगर हमको जिंदा रहना है, शासन करना है, तो हमको सोनिया का बात मानना ही पड़ेगा, और फिर कभी चूचा नहीं करेगा ये मनमोहन। जस्ट हम एक कैरेक्टर बता रहे हैं समझाने के लिए। तो जब ये बलबन मंगोल को हराया और आया दिल्ली में, और दिल्ली में इसका सब प्रशंसा कर रहा था, और उसके बाद ये अपनी प्रशंसा, अपनी प्रतिष्ठा में ये बोलता है जो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत की केवल सेवा करना चाहते हैं, और चाहते हैं जो राजा हट जाए, राजा हट जाए। और राजा सुल्तान अलाउद्दीन मसूद को क्या करता है, जेल में डाल देता है बलबन भाई साहब, जेल में डाल देता है।
और नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद बता दिए, नसरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन का बेटा था, जो हम लोग पहले भी डिस्कशन करते हैं। इल्तुतमिश का जब बड़ा बेटा मर गया, तो इल्तुतमिश ने कहा जो मेरा बड़ा बेटा मर गया है, उसका जो एक बेटा है उसका नाम भी हम नसरुद्दीन ही रखेंगे और उसको हम अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण करेंगे। इसलिए बहुत सारी किताब में नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का बेटा लिख दिया जाता है, लेकिन वो इल्तुतमिश का बेटा नहीं था, वो इल्तुतमिश का पोता था, जिसको इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे के मरने के बाद एक बेटे की तरह रखा। लेकिन पोता को बेटे की तरह आराम देने से पोता बेटा नहीं हो जाता, समझे ना? लेकिन किताब में बहुत सारे इतिहासकार नसरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का बेटा लिख देता है, सो गलत है। और आपको आज इतना डिटेल ढंग से क्लास में सुन रहे हैं, तो आप कम से कम ये गलती नहीं कीजिएगा, कहीं अगर पढ़िएगा कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो जरूर बताइएगा जो नसरुद्दीन महमूद जो था, इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन का बेटा था, जिसको इल्तुतमिश अपने बेटे की तरह रखा, लेकिन वो बेटा नहीं, वो तो इल्तुतमिश का पोता था। तो ये कहानी है, नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया जाएगा कब? 1246 ईस्वी में। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा बनाया जाएगा। तो बलबन जो है आ जाएगा 1242 से ही बेसिकली पावर में आ जाएगा, और 1246 में एक और राजा को मारेगा बलबन। जैसे हम लोग सैयद ब्रदर वाला भी कहानी में पढ़े, सैयद ब्रदर वाला भी कहानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सैयद ब्रदर भी 3 मुगल राजाओं को मारता है, फारूक सैयार को मारता है, रफीउद्दराजात को मारता है, रफीउद्दौला को मारता है, और फिर मोहम्मद शाह को राजा बनाता है। और फिर ये मोहम्मद शाह जो है सैयद ब्रदर को मार देता है 1221 ईस्वी में, नहीं 1200 करें 1700, ये 1713 से लेकर 1719, 1719 ईस्वी के आसपास सैयद ब्रदर मारा। तो जैसे सैयद ब्रदर किंग मेकर है और 3 राजा को मार रहा है, 3 राजा को मार रहा है सैयद ब्रदर, फारूक सैयार को मार रहा है, रफीउद्दौलाजात को मार रहा है, रफीउद्दौला को मार रहा है सैयद ब्रदर। उसी तरीके से आप बलबन को भी देख सकते हैं। बलबन सबसे पहले किसको मारा है? अगर आप देखें तो बलबन ही आपको बहराम शाह को भी मारा, बहराम शाह को मारा। बहराम शाह को मारने के बाद अलाउद्दीन शाह को मारा, अलाउद्दीन शाह को मारा। अलाउद्दीन शाह के बाद नसरुद्दीन शाह को मारेगा 1266 ईस्वी में। तो 3 आदमी का तो मर्डर ये भी करके राजा बना, ये राजा बन गया। लेकिन सैयद ब्रदर मर जाता है, सैयद ब्रदर खुद राजा नहीं बनता है। तो 3 किंग सैयद ब्रदर भी बनाता है और 3 किंग ये बलबन भी बनाता है, लेकिन 1266 में। इस तरीके से ये कहानी है। तो आज हमको लग रहा है आप लोग को रजिया सुल्तान का मौत किस तरीके से हुआ ये आपको समझाएं। रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह का कहानी बताएं, उसके बाद अलाउद्दीन शाह का कहानी बताएं, उसके बाद अब नसरुद्दीन शाह जो राजा बना है 1246 से 1266 तक रहेगा, उसके पर थोड़ा सा डिटेल ढंग से कल क्लास करेंगे। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि एकदम नया चैनल है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आप लोग क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, लाइव या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो हम टेलीग्राम का लिंक भी दे रहे हैं, जिससे आप अगले क्लास में ये समझ सकते हैं जो किस तरीके से हमसे लाइव डिस्कशन में जुड़ सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, या आपको लग रहा है कि बहुत कुछ समझ में आ गया है, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे लाइव क्लास में। उस सब के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और यही कहना है। थैंक यू।